हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पे सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक और लेक्चर आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर हम पढ़ेंगे व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, यही हमने पढ़ा था। हमने अपने दो क्वेश्चंस को आंसर किया था। फर्स्ट वाज कि व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। एंड सेकंड थिंग कि हमें कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों चीज़ों का आंसर किया था, समझा था कि ये कैसे होता है। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान है आप लोगों को, कि अगर हम एक कैंडल पे ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी साइड एक चूल्हा या फिर एक अंगीठी है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, वो बहुत खराब है, ठीक है, ये बहुत सारी लकड़ियां हैं। तो अगर एक साइड अंगीठी लगी है और हम अगर यहाँ पर फूंक मारते हैं तो आग बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों है। तो अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि बर्निंग के लिए, मतलब आग लगने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज कि ऑक्सीजन गैस हमें मिलती रहनी चाहिए। हम देखते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जहाँ पर भी आग लगी होती है हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो आग लगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, बर्निंग। और जब आग लगती है तो इट रिलीजेस, वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना क्लियर है। अब हम ये देखते हैं, कैंडल है लगी हुई है, आग लगी हुई है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट में क्या ऑक्सीजन है ना इसके आसपास, ठीक है। तो जैसे ही हम फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, ये सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एकदम से इससे दूर चले जाते हैं, ठीक है। वो सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, दैट इज व्हाई इसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और यहाँ पर ये आग बुझ जाती है कैंडल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसको मिलने बंद हो गए। तो फिर यही केस यहाँ पर भी होना चाहिए। बट चूल्हे पे फर्क क्या है, इसका कैंडल का फ्लेम क्या था, बहुत छोटा, इसका फ्लेम सिर्फ इतना सा था कि इसी फ्लेम पे थी ये, लेकिन यहाँ पर इसका फ्लेम क्या है, ज्यादा, लकड़ियां क्या है, बहुत ज्यादा, तो फ्लेम क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो इन्वायरमेंट में सपोज ऑक्सीजन गैस थी, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी हुई थी, बट जैसे ही आग लगनी स्टार्ट हुई, फ्लेम इतना ज्यादा था कि यहाँ पर इसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए इसके आसपास, ज्यादा। अब जैसे हम हवा देते हैं, न्यूज़पेपर से या किसी भी चीज से हवा देते हैं, तो क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे वो चले गए। अब इसको और जैसे फटाफट से और क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिल गए ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ब्लो किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के आसपास मॉलिक्यूल्स थे वो दूर चले गए। इस वजह से इस केस में क्या ब्लो करने से या हवा पास करने से आग बढ़ जाती है। क्लियर है आपको ये आंसर। तो फटाफट से दोबारा हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। जल्दी से आप अपना पेन पेपर अपनी नोटबुक निकाल लो एंड स्टार्ट डूइंग द चैप्टर। तो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमने केमिकल रिएक्शंस को हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें देखना है केमिकल रिएक्शन या उसको लिखना है, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट लिंक्स टुगेदर, इट लिंक्स द reactants and products, reactants and products, ये reactants और products को आपस में लिंक करती है, उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है, उनको जोड़ती है। अब इस पूरे चैप्टर में ना मैं बार बार दो टर्म्स को यूज करूंगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो अपना और आपका टाइम सेव करने के लिए आगे से हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे R एंड प्रोडक्ट्स को लिखेंगे P। क्लियर।
राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट रूल है, द वेरी फर्स्ट रूल ये है कि द रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट को मैंने आप लिखा है, रिएक्टेंट आप अपने नोट्स में कंप्लीट लिखना, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो ये रिएक्शन की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है वहां पर हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। एंड सेकेंड रूल इज प्रोडक्ट्स, पी, प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स दिखाने तो पी एस कर सकते हो आर, reactants are written on left hand side, products are written on right hand side, कि जो reactants होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। अब अगर आप पूछ सकते हो कि मैम अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो विद पॉजिटिव साइन, हम बीच में पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, कब लगाते हैं, व्हेन more than one reactant, more than one reactant, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, सपोज मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी, तो मैं इनके बीच में कौन सा प्लस का साइन लगा दूंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे विद प्लस साइन किस केस में, व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट, अगर हमारे पास प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो, सपोज रिएक्शन होने के बाद मुझे दो प्रोडक्ट मिले सी एंड डी, तो सी प्लस डी। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट रूल कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक है, अब जल्दी से थर्ड रूल पे पहुंचते हैं कि द एरो कैसा हम लगाते हैं रिएक्शन में, ये दिस एरो, ये क्या करता है, सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स से, सेपरेट, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो आप ठीक कर लेना, द एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या अलग अलग उनके, अब हमें पता कैसे लगेगा ये रिएक्टेंट है या ये रिएक्टेंट है, हम इनको एरो से सेपरेट करते हैं। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, एरो हेड। अब आप पूछोगे मैम कि एरो हेड क्या होता है, जैसे ये एरो है, ठीक है, तो ये होता है एरो हेड, तो डायरेक्शन ऑफ एरो हेड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, ये हमेशा क्या किधर पॉइंट करती है, प्रोडक्ट्स की तरफ, मतलब जो एरो है ना वो हमें ये दिखाते हैं कि जो रिएक्टेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड पर वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में राइट हैंड साइड पर। क्लियर, आप फटाफट से वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन रूल्स को लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया, तो हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जनरल रिएक्शन को। अब रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सपोज ए प्लस बी, ए एंड बी क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स, एंड सी प्लस डी, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स, है ना। तो अब ए प्लस बी, इनको मैंने कहाँ पे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब एरो क्या करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करता है, और इसकी डायरेक्शन वहां होगी जहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, सी प्लस डी। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन की, इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर, इतना पॉइंट की रूल्स, एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। क्लियर, अब केमिकल इक्वेशन जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो भी दो तरह की होती है, या ये कह सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन को वी कैन राइट इन टू फॉर्म्स। द फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में, एंड सेकंड इज सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन में मतलब हम नेम लिखते हैं, नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज रिटन, हम उनका पूरा नाम लिखते हैं। वही सिंबल इक्वेशन में क्या होता है, सिंबल या फिर फॉर्मूला, सिंबल और फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज रिटन। अब एग्जांपल के साथ समझिए, अब मैंने कोई एक केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व है, तो अगर मुझे वर्ड इक्वेशन में लिखनी है ऑक्सीजन, तो मैं पूरी लिखूंगी ऑक्सीजन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। बट इक्वेशन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, है ना। तो अगर मेरे को सिंबल इक्वेशन में ऑक्सीजन लिखनी है, हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे ग्लूकोज, तो वर्ड इक्वेशन में हमने ग्लूकोज लिखा, पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं, वही एग्जांपल जो अभी तक हम इस चैप्टर में बार बार पढ़ते आए हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। तो रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब अगर मुझे वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो हम पूरा लिखेंगे, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एरो से सेपरेट किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। अब इसी को हमने किसमें लिखना है, सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में। मैग्नीशियम का सिंबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स Mg, दिस इज मैग्नीशियम, प्लस ऑक्सीजन इज दिस O2 गैस, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल किसका था, दिस वाज ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये एग्जांपल किसका था, सिंबल इक्वेशन। इक्वेशन को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EQN, इक्वेशन, ठीक है। तो ये कौन किसका एग्जांपल था, वर्ड इक्वेशन का, ये सिंबल इक्वेशन का। ऐसे ही आप नंबर ऑफ इक्वेशंस, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, सिंबल में भी। इन जनरल ज्यादातर हम किस में लिखते हैं, सिंबल इक्वेशन में। ये हमारा टाइम भी बहुत सेव करता है, मुझे इसको लिखने में ज्यादा टाइम लगा वर्ड इक्वेशन को, बट सिंबल इक्वेशन को लिखने में भी हैड लेस टाइम, हमें बहुत कम टाइम मिला, ठीक है। तो हम जनरली सिंबल इक्वेशन में लिखते हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस को। इतना क्लियर है आपको, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते कैसे हैं, कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस होती है, क्लियर। अब मैं एक केमिकल इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे, और ये देखते हैं कि क्या वो केमिकल इक्वेशन कंप्लीट है। ये वाली इक्वेशन देखते हैं हम, हमारी वही पुरानी इक्वेशन कौन सी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन में हमें ये तो पता लग गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ऐसे बहुत सी बातें हैं अभी भी यहाँ पर जो हमें पता नहीं लगी। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम जो हमने यहाँ पर लिया वो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था, पता है हमें, नहीं पता। यहाँ पर हमें कोई कंडीशन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हमें हीट करना पड़ता है, गर्म करना या टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। काफी सारी ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें हमें कैटलिस्ट को डालना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ CO2 plus H2 and it gives us C6H12O6 plus O2। आप सोचकर बताओ ये कौन सी इक्वेशन का मैंने एग्जांपल लिखा है, ये हम अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो होता है प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म ग्लूकोज। पर आप बोलोगे नहीं मैम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई,
सिर्फ ऐसे नहीं होता, जब तक हमें यहाँ पर सनलाइट ना मिले प्लांट्स को और क्लोरोफिल ना हो, क्लोरोफिल, तो ये इक्वेशन तब तक नहीं होती। तो यस, यू आर वेरी राइट कि एक इक्वेशन में बहुत सारी और कंडीशंस होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हम जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं, जो भी हम पढ़ते आए हैं केमिकल इक्वेशंस, उनको मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब फटाफट से यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। मेकिंग द केमिकल इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैसे दे सकते हैं। इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है, राइट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टेट का मतलब होता है कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और उसे हम रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं। जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स एक रिएक्शन में या इक्वेशन में है, उन सभी की हम स्टेट लिखते हैं कि वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऐसे नहीं लिखते, उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर सॉलिड है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट S, देन लिक्विड एंड देन गैस। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है AQ, एक्वस। अब एक्वस क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर सपोज NaCl क्या है, सॉल्ट है ना, ये एक सॉल्ट है और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। पर ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी रिएक्ट नहीं करता जनरली, तो हमें इससे रिएक्शन करवाने के लिए हम सॉल्ट को किसमें डालते हैं, वाटर के अंदर। तो हमारा क्या बन जाता है, NaCl का सॉल्यूशन। तो जब भी हम किसी भी चीज को किसमें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तब यहाँ पर टर्म यूज होती है एक्वस, AQU, एक्वस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AQ। तो एक्वस क्या होता है, एक्वस इज द कंडीशन व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। जब भी एक सॉल्यूशन को हम वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तब हम वहां पर एक्वस रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, रेस कर दूं मैं फटाफट से। हम यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, वही वाली एग्जांपल देखते हैं हमारे यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड, तो ब्रैकेट सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, तो ब्रैकेट गैस। और जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है हमारा, सॉलिड। तो दिस इज हाउ वी राइट द स्टेट्स। और एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कोई भी और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक कार्बन बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स अस CO2। तो कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस। क्लियर, ठीक है। तो हम ये हमें पता लग गया कि हमें एक इक्वेशन में क्या, स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना है। नाउ राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, कि हम सेकंड पॉइंट है इसमें, इफ गैस इज इवॉल्व, अगर प्रोडक्ट में गैस इवॉल्व होती है, देन हम ऐसा सिंबल, अपवर्ड एरो, ब्रैकेट्स के अंदर अपवर्ड एरो को लिखते हैं। ये अपवर्ड एरो का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन था और कोई हमने इसके अंदर क्या रिएक्शन थी, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ से गैस बनी, प्रोडक्ट में गैस बनी। तो ऐसा तो है नहीं गैस यहाँ पे रहेगी, गैस मॉलिक्यूल्स क्या बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं गैस मॉलिक्यूल। तो सपोज गैस बनी, तो गैस यहाँ से क्या ऐसे ऐसे रिलीज कर जाती है, मतलब वो बाहर जा रही है। इसीलिए गैस के लिए सिंबल क्या आता है प्रोडक्ट में, बाहर का एरो, ऊपर का एरो। एग्जांपल देखते हैं अभी हम, और हम ये भी यूज कर सकते
सकते हैं, क्योंकि वो गैस है तो गैस भी लिख सकते हैं, अपवर्ड एरो भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। रिएक्टेंट में ये एरो नहीं यूज करेंगे, ये एरो हम प्रोडक्ट में यूज करते हैं कि प्रोडक्ट में गैस बाहर निकली, ठीक है। अब रिएक्शन हुई, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसे हमने अपवर्ड एरो से डिनोट कर दिया, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल रही है। एक और इसका अच्छा सा एग्जांपल है जिंक, जिंक मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये हमें देता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या देता है साथ में, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जिंक क्या होता है, सॉलिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर्ड होता है, तो हम ब्रैकेट में लगाते हैं एक्वस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर्ड होता है। तो ये जिंक सल्फेट हमारे रिएक्शन में पहले से पानी था ना, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या बना, फिर ये भी पानी में आ गया, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन। अब ये प्रोडक्ट में गैस निकली तो इसे हम अपवर्ड एरो के साथ शो कर सकते हैं। क्लियर है इतना? दिस इज हाउ वी राइट द केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम गैस भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर गैस निकल रही है तो हम अपवर्ड एरो लगाएंगे। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है कि हमने टर्म को यूज किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन किया था ना, याद आया कुछ हल्का हल्का? भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने बात की थी किसकी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो थर्ड पॉइंट इज इफ precipitate is formed as product, या प्रोडक्ट में क्या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई तो उसे हम, अब प्रेसिपिटेट क्या था, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो नीचे का सिंबल से डिनोट कर देंगे हम उसे डाउनवर्ड एरो, या फिर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं PPT, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर? इसका एग्जांपल देखते हैं जो हमने पहले भी देखा है, NaCl प्लस AgNO3 they gives us AgCl प्लस NaNO3। अब सभी के सबसे पहले देखते हैं, NaCl सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वस, Ag3NO का भी क्या एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों रिएक्ट करके AgCl, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है तो डाउनवर्ड एरो, और NaNO3 एक्वस। क्लियर है इतना? तो दिस इज हाउ वी राइट कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर ब्रैकेट में PPT भी लिख सकते हो कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई है। क्लियर इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अब लास्ट जिसपे बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो या लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आप एक बार जाकर उसे जरूर देखो, बिकॉज हियर मेनी टर्म्स आर यूज्ड इन दिस लेक्चर, जो हमने पहले पढ़ी है इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अब फिर से हमने लास्ट लेक्चर में दो तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा याद करो आप लोग। हमने पढ़ी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, पढ़ी थी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी थी, जिनके अंदर हीट इज रिलीज्ड, वो हीट रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब बाहर को छोड़ते हैं। तो अब एक ये एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अभी इतनी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई है, हीट बाहर निकली है, तो हम यहाँ पर प्लस हीट या प्लस एनर्जी को शो करते हैं। अब कार्बन क्या था, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली तो अपवर्ड का साइन, प्लस हम यहाँ पर हीट, कोई एनर्जी वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 300 किलो जूल, ये किलो जूल एनर्जी की टर्म है, ठीक है। तो हम प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस साइन के साथ हम हीट को राइट करते हैं कि हीट रिलीज हुई है। और वही हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या पढ़ा था
हीट इज एब्सॉर्ब, है ना, वो कोई ना कोई रिएक्शन से हीट को खींच ले रहा है, अपने अंदर ले ले रहा है, तभी तो कूलिंग हो रही है। तो इसमें भी सब एग्जांपल है N2 प्लस O2 गिव्स अस NO। अब इस रिएक्शन में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब कुछ ना कुछ हीट कम हो रही है, तो माइनस हीट। अब N2 भी क्या है, गैस, O2 इज ऑल्सो अ गैस, NO ये गैस रिलीज हुई तो अपवर्ड साइन, माइनस हम यहाँ पर हीट लिखते हैं, कोई भी एनर्जी वैल्यू, जैसे जो एनर्जी रिलीज हुई -200 किलोजूल, या जो एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अब आप एग्जांपल याद करो, जो हमने क्या लिखा था, किसका, फोटोसिंथेसिस का, उससे हमें क्या पता लगा था कि जो एक रिएक्शन है उसमें देयर आर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस। ऐसा नहीं है वो रिएक्शन अपने आप हो जा रही है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस होती है एक रिएक्शन को होने में। रिएक्शन कंडीशंस, अगर हम किसी रिएक्शन में हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशंस हो सकती है, हीट मतलब हम उसे एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं कोई ना कोई, हम उसमें कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं एक रिएक्शन में। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद रिएक्ट नहीं करेगा, पर रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट जनरली वो होता है। या फिर रिएक्शन सनलाइट के अंदर भी हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देयर कैन बी सर्टेन रिएक्शन कंडीशन। तो ये जो सारी रिएक्शन कंडीशंस है, दे आर रिटन above and below the arrow, above and below the arrow। ये जो एरो है, अब जैसे सपोज ये रिएक्शन थी, रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट पे, तो ये जो एरो के ऊपर और नीचे है ना, हम यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस को दे सकते हैं। रिएक्शन की कंडीशंस की कौन कौन सी कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है। अगर एक रिएक्शन में हीट देते हैं तो हीट का सिंबल होता है ऐसे डेल्टा, ये ट्रायंगल जैसा सिंबल, इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन में हीट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अगर सनलाइट का सिंबल होता है एच न्यू, या फिर हम डायरेक्ट इसको सनलाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हुई है। तो रिएक्शन कंडीशन को कहाँ पर लिखते हैं, एक एरो के ऊपर और नीचे। एग्जांपल्स देखते हैं इसका फटाफट से, ठीक है। तो जो डी ये है वही हमारा फोटोसिंथेसिस का देखते हैं, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, प्लस हाइड्रोजन भी एक गैस है, इट इज फॉर्मिंग C6H12O6 प्लस O2, ये ग्लूकोज है ना, सपोज सॉलिड, एंड ये गैस। अब रिएक्शन कंडीशन किस किस की कंडीशन में होता है, यहाँ पर हमें क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट, तो ये हमने एरो के ऊपर और नीचे लिख दिया। एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है और ये रिएक्शन हम बार बार पढ़ेंगे, N2 गैस प्लस H2 गैस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मिलकर हमें अमोनिया गैस देते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी ना, इस रिएक्शन में हमें हीटिंग देनी पड़ती है, प्रेशर को अप्लाई करना पड़ता है, तो प्रेशर लिख देंगे हम ऊपर, और साथ में ये आयरन की प्रेजेंस में होती है, Fe आयरन, तो एरो के ऊपर और नीचे हमने क्या लिख दी, रिएक्शन कंडीशन। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक सॉलिड है, इसका ये ब्रेक करता है पर अपने आप ब्रेक नहीं करेगा, हम यहाँ पर हीटिंग देते हैं, हीटिंग को डेल्टा, हीट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इन सभी रिएक्शंस में जो तीनों एग्जांपल्स लेके हम रिएक्शन कंडीशंस को एरो के ऊपर और एरो के नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज कि हम रिएक्शन को मोर, अब हम क्या करते जा रहे हैं, एक रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं,
यही कर रहे हैं ना हम। अब इसमें लास्ट केस हम पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट केस इज की कुछ रिएक्शंस बच्चों ऐसी होती है, देयर आर मेनी रिएक्शंस, इन सम रिएक्शंस, ठीक है, सम रिएक्शंस, ठीक है, ऐसी होती है कि जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट दोबारा स्टार्ट हो जाता है क्या, रिएक्टेंट बनना। इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब आप बोलोगे मैम आपने कल तो बोला था कि कोई भी रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, हम उल्टा नहीं कर सकते। मैंने बात बिल्कुल कही थी कि अगर हम एक रिएक्शन केमिकल चेंज हमने कर दिया ये, तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। बट आप मैम अब यहाँ तो कह रहे हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गया। आप याद करो मैंने कहा था कि हम यही वाला सेम रास्ता ऐसे का ऐसे नहीं हम जा सकते। हम हो सकता है ये वाला रास्ता ले लिया, हो सकता है कोई और रास्ता अपना बना लिया, जो जा सकते हैं। जब आप और आगे सीनियर क्लासेस में साइंस पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि जब एक रिएक्शन होती है उसके अंदर बॉन्ड्स, क्या सिर्फ रिएक्शन में ये चीजें चेंज नहीं होती, रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड बॉन्ड्स फॉर्म। तो जिस रास्ते से बॉन्ड वो प्रोसेस गया हम उसी रास्ते से नहीं जा सकते, कोई और उसमें आगे मैकेनिज्म होता है जिससे वो प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है इतनी चीज। तो वापस से ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, इन रिएक्शंस को हम लिखते हैं ऐसे, हाफ एरो लगा देते हैं फॉरवर्ड के लिए, दिस इज हाफ एरो, है ना, पूरा नहीं है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और फिर ऐसे ही बैकवर्ड में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। क्लियर है ये चीज, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ऐसे हम इस सिंबल से ये वाला जो रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिनोट करते हैं। और इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा भी था, वही N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स अस NH3 गैस, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बैकवर्ड साइन। अब आप में कहोगे मैम आपने यहाँ पे गैस क्यों लिखा है, ऊपर वाला एरो क्यों नहीं बनाया। हम गैस भी लिख सकते हैं और हम ये एरो भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब इस रिएक्शन की कंडीशंस को एरो के ऊपर नीचे दे सकते हैं, आयरन, हीटिंग, हाई प्रेशर, या जो भी हम यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं कि कौन से प्रेशर में ये रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन में हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन देखो मिल रही है, हमें हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट पता लग रही है कि वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है ना। हमें रिएक्शन की कंडीशंस भी पता लग रही है, ये गैस बाहर निकल रही है हमें पता लग रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। क्लियर है इतना कि हम अपनी रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब हो सकता है अभी तक आपको ये चैप्टर अभी बोरिंग लग रहा हो, बट अब जो हम आगे टॉपिक में मूव करेंगे ना स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना क्लियर है आपको। बस अभी थोड़ा सा और इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक रिएक्शन में लिखती हूँ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी, वही हम अपनी पुरानी रिएक्शन से दोस्ती करके रखते हैं। कौन सी रिएक्शन हम बार बार लिख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, है। तो मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो हो क्या है, एक मैग्नीशियम रिएक्ट करके हमें, यहाँ पर भी एक ही मैग्नीशियम है, बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, है ना। तो आप अपना एक रूल याद करो, हम पढ़ते आए अभी तक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें क्या कहता है कि जो मास है, इट कैन, मास कैन neither be created nor destroyed। हम मास को ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ना लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही पुराना लॉ है। इसके बाद
हमारे जो साइंटिफिक वर्ड में एक बाबा आए थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन बाबा आए थे हमारे, ठीक है, वर्ड में, और उन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी बच्चों? उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको कहते हैं E इज इक्वल्स टू mc²। ये आइंस्टाइन बाबा की इक्वेशन है और बहुत अच्छी इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। इस इक्वेशन में E क्या है? एनर्जी। m क्या है? मास, कोई भी सब्सटेंस का मास। c क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड, वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आइंस्टाइन बाबा ने इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर हम कोई भी चीज को लाइट की स्पीड से फेंकते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं इस स्पीड के साथ, लाइट की स्पीड के साथ फेंकती हूँ, थ्रो करती हूँ, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, है ना। तो अब हम जैसे अभी रामायण महाभारत आ रही है टीवी पे, है ना, हम उसमें देखते हैं कोई एक पर्सन है वो डिसअपियर हो जाता है, एक जगह से गायब हो जाता है, दूसरी जगह पे बन जाता है। तो हमें ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी होता है, पर साइंस में सब कुछ होता है। ये जो थ्योरी, ये क्या थ्योरी, यही तो बता रही है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन पे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं। वो क्या करते हैं? ये जो मास होता है उसको बहुत स्पीड से आपस में करवाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो अब हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट चुके हैं, अपने टॉपिक पे आइंस्टाइन बाबा को रेस्ट करने देते हैं और अपने टॉपिक पे फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब हम अपनी केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं बच्चों। तो केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है? एटम्स, जो ये एटम्स हैं, दे एटम्स डू नॉट डिसअपीयर इन अ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में एटम्स डिसअपीयर हो गए, कि यहाँ पर तो एक एटम था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम थे ना, तो 2 ऑक्सीजन एटम से यहाँ पर एक बन गया, मतलब एक कम हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एटम्स अपीयर इन अ रिएक्शन, अपीयर एज प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन, कि एक प्रोडक्ट में अपने आप से कोई एक नया एटम खुद से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिएक्शन में केवल और केवल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है? बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। आप ऐसे एग्जांपल लेके देखो, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चों के बीच में, सबके बीच में हो सकता है कोई एक ग्रुप है जिनकी आपस में दोस्ती है, फिर दूसरा ग्रुप है जिसकी आपस में दोस्ती है। फिर क्या हुआ? एक रिएक्शन हुई आपकी क्लास में, कुछ गड़बड़ हुई, तो सबकी दोस्ती आपस में टूट गई। जो एक ग्रुप वाले बच्चे थे उन्होंने उधर से दोस्ती तोड़ के किसी और ग्रुप से कर ली, वैसे ही ऐसे क्या हुआ? तो अब क्या नए ग्रुप बन गए। पहले अलग गैंग था, अब अलग गैंग हो गया। बच्चे तो सेम रहे ना, 40 के 40 स्टूडेंट्स के 40 स्टूडेंट्स रहे, सिर्फ दोस्ती बदल गई। पहले किसी की किसी के साथ दोस्ती थी, अब किसी की किसी के साथ दोस्ती है। तो इन सभी बच्चों को आप ऐसे मान लो कि रिएक्शन के एटम्स हैं या रिएक्शन के एटम्स हैं। तो वही बात है, रिएक्शन में एटम्स ना तो खत्म होते, ना अपने आप से नए बनते, वो सिर्फ एक मतलब चेंज, उनके बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन चेंज होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारा कंक्लूजन है यहाँ से, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, मतलब ये कंडीशन हो जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। वो बैलेंस क्या होता है? कि दोनों तरफ बराबर। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, हम कहते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर बच्चों?
तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये अनबैलेंस्ड है। क्लियर? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और बच्चों आगे के जो मेरे दोनों लेक्चर्स हैं, लेक्चर 3rd एंड लेक्चर 4th, वो इसी पे बेस्ड है। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और ये समझना बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस लेक्चर का, ठीक है? जल्दी से हम लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं फटाफट से यहाँ पर देखते हैं कि इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है, एक जल्दी से देखते हैं कि अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ, ठीक है? आप यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ये कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी 2, तो 2 मैग्नीशियम यहाँ पर, 2 मैग्नीशियम यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 × 1, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये एक हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई। ये मैंने कैसे किया, ये हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में। इतना क्लियर है? अब मेरा मतलब है कि इस बैलेंस्ड इक्वेशन से, ये बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें क्या क्या पता लग रहा है। हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो टिक कर देते हैं, जो नहीं मिल रही उसको कट कर देते हैं। हमें यहाँ पर रिएक्टेंट्स के बारे में पता लग रहा है, प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग रहा है, बिल्कुल पता लग रहा है। इनकी स्टेट की सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो भी पता लग रहा है, बिल्कुल पता लग रहा है। रिएक्शन कंडीशंस पता लग सकती है ना हमें एक रिएक्शन से, कि कौन कौन सी कंडीशन में हमारी रिएक्शन हुई, वो सब पता लग रहा है। मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बराबर है या नहीं, वो भी। ये तो हमने अभी तक देखा है कि हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या क्या पता लग सकता है। बात आती है ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं लगती। क्या बच्चों, ये इक्वेशन तो है, मैंने कह दिया होती है, बट हमें कैसे पता लगेगा? मैंने कोई एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है, वो होती है या नहीं होती, हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया, a + b से c। जरूरी नहीं होता कि हमने किसी को भी किसी में डाला और प्रोडक्ट बन जाएगा, नो, एक रिएक्शन ऐसा नहीं है। तो हमें पता कैसे लगेगा? फर्स्ट पॉइंट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब C विल फॉर्म और नॉट, ये बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमें नहीं पता लगती एक रिएक्शन इक्वेशन से, सिर्फ इक्वेशन को लिख देने से। सेकंड, हमें ये भी नहीं पता लगता कि स्पीड, अगर C बन रहा है तो C 1 दिन में बन रहा है, 2 दिन में बन रहा है, वो भी हमें नहीं पता लगता। और थर्ड इज एक्सटेंट, मतलब C कितना बन रहा है, 20%, थोड़ा सा बना और रुक गया, उसके आगे रिएक्शन हुई नहीं। 80%, 90%, कितना C बन रहा है हमें नहीं पता लगता। तो फिजिबिलिटी होगी कि एक रिएक्शन होगी या नहीं, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता लगती बच्चों। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, है ना, और उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। और अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेक्चर होगा वो होगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। इसमें हम 2 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल जो लॉन्ग मेथड है, फिर हम एक इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि जल्दी से जल्दी कितने कम टाइम में उसे बैलेंस कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माय नेम इज शगुन गोयल एंड दिस इज योर चैनल कैप्चर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।